Welcome back to this next video, and in this video we are going to talk about more of the multiple choice questions for your ETA test. ये आपके चैप्टर 14 रिस्पिरेशन का पार्ट 4 है और आज हम लोग जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपके बुक के अंदर है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे मुताबिक जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जब आप लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, यूजुअली रिस्पिरेटरी सिस्टम को दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। एक को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहा जाता है, जिसमें आपके पास जो नोज़ और नेज़ल पैसेजेस होते हैं, जो आपके साइनसिस होते हैं, जो फेरिंग्स होता है, और आपके वोकल कॉर्ड से अबव जो लैरिंक्स का पोर्शन होता है उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहा जाता है। जो आपके पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, इसमें यूजुअली आपके पास वोकल कॉर्ड या वोकल फोर्ड से नीचे जो लैरिंक्स का पोर्शन होता है, जो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वेलाई और लंग्स, ये जो सारे का सारा पोर्शन होता है ये यूजुअली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कुछ डिजीज़ को डिस्कस किया था, लाइक हम लोगों ने साइनोसाइटिस को डिस्कस किया था। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के दो डिजीज़ को जो आपकी बुक के अंदर है उनको डिस्कस करेंगे। पहली जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़ आपकी बुक के अंदर है वो नमोनिया है। अभी नमोनिया जो आपके पास होता है, इट इज़ एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक्स इन वन और बोथ द लंग्स। तो नमोनिया में आपके जो एयर सैक्स होते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपके पास एयर सैक्स हैं, अभी यहाँ पे बहुत क्लियर है कि ये अगर आपके पास अल्वेलाई हैं, इन अल्वेलाई के बीच में जो आपके पास ये सैक सा पोर्शन होता है, इसको अल्वियोलर सैक कहा जाता है। तो नमोनिया के अंदर ये जो अल्वियोलर सैक्स आपके पास होते हैं, सिंपली जिनको एयर सैक्स कहा जाता है, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन का सिंपल मतलब ये है कि वहाँ पे आपके पास स्वेलिंग हो जाती है। अब जब आपकी एयर सैक्स में स्वेलिंग होती है, वो एक लंग के अंदर भी हो सकता है, वो दोनों लंग के अंदर भी हो सकता है, वो डिजीज़ की सिविरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपके एयर सैक्स होते हैं, जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जब उनकी स्वेलिंग हो जाती है, तो फ्लूइड और पस जो आपके पास होता है उसकी जाके एक्यूमुलेशन होती है, और जब यहाँ पे पस और फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है, उसकी वजह से जो कफ प्रोड्यूस होता है उसमें आपके पास पस आता है। बाकी जो आपके पास सिम्टम्स होते हैं नमोनिया के, उसमें फीवर होता है, चिल्स होते हैं और डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग होती है। डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग क्यों होती है इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जाके डिस्कस करेंगे। सो नमोनिया सिंपली उसका मतलब ये होता है कि जो आपके एयर सैक्स हैं उनमें स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन की वजह से फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। नमोनिया बहुत से ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकता है, मतलब उसमें बैक्टीरिया भी नमोनिया को काज कर सकते हैं, वायरसेस भी नमोनिया को काज कर सकते हैं, और फंजाई भी जाके नमोनिया को काज कर सकते हैं। नमोनिया को अगर आप लोग देखते हैं, इसकी सीरियसनेस जो होती है वो आपके पास या तो बहुत माइल्ड होती हैं, मतलब वहाँ पे जो सिम्टम्स होते हैं वो इतने सिवियर नहीं होते, लेकिन नमोनिया कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है जब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और ये जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नमोनिया की होती है, ये यूजुअली आपके पास जो इन्फेंट्स या जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, या जो आपके पास जो लोग जिनकी एज 65 ईयर से ज़्यादा होती है, या जिन लोगों को ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली उनके रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे को एस्थमा है, या अगर किसी इंडिविजुअल का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, फॉर एग्जांपल HIV की वजह से है, या वो और कोई ऐसे मेडिसिन ले रहा है जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो ये जो आपके पास इंडिविजुअल्स होते हैं, लाइक इन्फेंट्स, पीपल अबव द एज ऑफ 65 जिनमें ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं या जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, वहाँ पे जो नमोनिया के सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली आपके पास लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। यूजुअली जो आपके पास हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं वहाँ पे नमोनिया ज़्यादातर केसेस में उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके पास माइल्ड होते हैं। अभी
यहाँ पे नमूनिया के अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पे देखें आप लोग। ये जो आपके पास पहली डायग्राम है, ये आपको नॉर्मल जो आपके पास एयरवेज हैं आपके लंग्स के अंदर उसको दिखा रहा है। ये आपके पास ब्रोंकियोल हैं बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, ये आपके पास आपके एयर सैक्स हैं। अभी यहाँ पे जब आप लोग देखते हैं जो नॉर्मली आपके एयर सैक्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और वहाँ पे ओपन एयर स्पेस आपको मिल जाता है जिसमें जो एयर होता है वो इजीली जाके आपके लंग्स तक पहुँच सकता है। अभी जब आपके पास पस की एक्यूमुलेशन होती है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से या फंजाई की वजह से, उसमें जब पस एक्यूमुलेट हो जाता है, अभी यहाँ पे आप लोग देखें जब पस की एक्यूमुलेशन होती है वो आपकी एयर सैक्स के अंदर भी हो जाती है, कभी कभी वो आपकी जो ब्रोंकियोल्स होते हैं वहाँ तक भी पहुँच जाता है। तो जब यहाँ पे पस आ जाता है तो कुछ जो पोर्शन ब्रोंकियोल का होता है वो ब्लॉक हो जाता है। जब वो ब्लॉक हो जाता है तो जो आपके पास एयर फ्लो होता है वो कम हो जाता है। जब यहाँ पे एयर सैक्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट करता है तो उसकी वजह से जो एयर स्पेस पहले ओपन होता है नॉर्मल कंडीशन में वो भी जाके आपके पास कम हो जाता है, और जब एयर स्पेस आपके पास कम हो जाता है उसकी वजह से जो ब्रीथिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं वो जाके नमूनिया के इंडिविजुअल्स को आ रहे होते हैं, क्योंकि अल्वेलाई में वो जो एयर एक्सचेंज होता है या जो एयर स्पेस होता है वो कम हो जाता है, और जब कम एयर आपके लंग्स तक पहुंचता है उसकी वजह से जो ब्रीथिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं वो जाके आ सकते हैं। अभी कौन कौन से ऑर्गेनिज्म नमूनिया को काज कर सकते हैं? बैक्टीरिया के अंदर अगर आप लोग देखते हैं सबसे कॉमन जो बैक्टीरिया नमूनिया को काज करता है उसको स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया कहा जाता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया नमूनिया को काज कर सकते हैं उसमें हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नमूनिया जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है। दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको माइकोप्लाज्मा नमूनियाए एंड अदर एटिपिकल बैक्टीरियाज कहते हैं। तो कभी कभी आपके पास जो माइकोप्लाज्मा नमूनियाए होता है वो भी जाके नमूनिया को काज कर जाता है। इसको एटिपिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बाकी बैक्टीरिया से थोड़ा डिफरेंट होता है, और एटिपिकल का टर्म यूजुअली हम लोग किसी डिफरेंट चीज़ के लिए जाके यूटिलाइज करते हैं। तो चूँकि माइकोप्लाज्मा नमूनियाई का स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है इसलिए इसको आप लोग एटिपिकल बैक्टीरिया कह सकते हैं। माइकोप्लाज्मा नमूनियाई की वजह से जो नमूनिया होता है उसको कभी कभी वॉकिंग नमूनिया भी कहा जाता है। अब वॉकिंग नमूनिया उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूजुअली नमूनिया के अंदर डॉक्टर आपको ये एडवाइस करते हैं कि आपने बेड रेस्ट करना है, लेकिन माइकोप्लाज्मा नमूनिया में चूँकि सिम्टम्स इतने सिवियर नहीं होते और आप लोग चल फिर सकते हैं, आप लोग अपने रूटीन के काम कर सकते हैं, इसलिए इसको वॉकिंग नमूनिया भी कहा जाता है। तो माइकोप्लाज्मा नमूनिया वो भी जाके नमूनिया का एक काज हो सकता है। वायरसेस वो भी आपके पास नमूनिया को काज कर सकते हैं। एनी वायरस दैट कैन काज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो वायरसेस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में फॉर एग्जांपल नोज़ या थ्रोट, ट्रैकिया या लंग के अंदर वो जाके इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, वो जाके नमूनिया को भी काज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो फ्लू के जो वायरसेस होते हैं वो नमूनिया को काज कर सकते हैं। फंजाई वो भी जाके आपके पास नमूनिया को काज कर सकते हैं, लेकिन फंगल जो नमूनिया होता है उसके जो केसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए फंजाई वो आपके पास एक लीस्ट काजिंग एजेंट होता है नमूनिया के लिए। अभी अगर आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपके ईटा टेस्ट के अंदर अपेयर हो सकते हैं, उसमें से एक ये हो सकता है कि नमूनिया इज इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स काज्ड बाय ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरसेस, ऑप्शन सी फंजाई एंड ऑप्शन डी ईदर ऑफ द अबव। इससे पहले स्लाइड के अंदर हम लोग देख चुके हैं कि बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरसेस की वजह से भी हो सकता है, फंजाई की वजह से भी हो सकता है। जो करेक्ट आपके पास आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज ईदर ऑफ द अबव। इनमें से कोई सा भी नमूनिया की इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। नाउ द सिवियर फॉर्म ऑफ नमूनिया इज मोस्ट कॉमन इन ऑप्शन ए यंग चिल्ड्रन, option B HIV positive individual, option C people with health problem like asthma or weakened immune system,
एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो नमूनिया के सिवियर फॉर्म्स होते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं वो ऑप्शन ए, बी, सी और डी इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला है। तो जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जब आप लोग यंग चिल्ड्रन को देखते हैं, जब आप लोग HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स को देखते हैं या पीपल विद हेल्थ प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल एस्थमा या जिनका वीकेंड इम्यून सिस्टम होता है, इन सारे केसेस में चूंकि इम्यून सिस्टम इन सारे इंडिविजुअल का वीक होता है और जब इनका इम्यून सिस्टम वीक होता है मतलब नमूनिया जो काजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इजीली जाके नमूनिया को काज कर सकते हैं क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो उन ऑर्गेनिज्म के साथ जाके फाइट नहीं कर सकता। Now which of these causes atypical pneumonia? अभी यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि atypical pneumonia जो है वो किस चीज़ की वजह से होता है। ऑप्शन ए न्यूमोकोकस या जिसको स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया और न्यूमोकोकस एक ही टर्म है। ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा वायरस एंड ऑप्शन डी इज़ द रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस। तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन बी है, क्योंकि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो चूंकि एटिपिकल बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से वो जो नमूनिया काज करता है उसको भी एटिपिकल नमूनिया या उसको वॉकिंग नमूनिया भी कहा जाता है। तो न्यूमोकोकस की वजह से, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से या जो दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस की वजह से जो नमूनिया होता है उसको यूजुअली हम लोग सिर्फ नमूनिया कहते हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा की वजह से जो नमूनिया होता है उसको एटिपिकल नमूनिया या उसको वॉकिंग नमूनिया कहते हैं। ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास ऑप्शन बी होगा। Now, which of the following bacteria causes pneumonia? Option A Streptococcus pneumonia, option B Haemophilus influenza, option C Candida albicans and option D both A and B। अभी यहाँ पे जब आप लोग देखते हैं कि आपके पास जो ऑप्शन सी है वो कैंडिडा एल्बिकन है, जो आपके पास बैक्टीरिया नहीं है और वो आपके पास फंगस है, इसलिए ऑप्शन सी को डायरेक्टली आप लोग रिमूव कर देते हैं। जब आप लोग स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया को देखते हैं वो आपके पास बैक्टीरिया है, जो आपके पास हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है वो भी आपके पास बैक्टीरिया है, और चूंकि दोनों आपके पास नमूनिया को काज कर सकते हैं इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो ये दोनों जो हैं आपके पास बैक्टीरिया हैं और वो नमूनिया को काज कर सकते हैं। Now what are the symptoms of the bacterial pneumonia are shaking, option A shaking chills with chattering teeth, option B severe chest pain, option C high grade fever and rapid breathing and option D all of the above। अभी जब आप लोग नमूनिया के इंडिविजुअल को देखते हैं वहाँ पे आपको चिल्स बहुत नज़र आते हैं, क्योंकि जब उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे शिवरिंग और जो शेकिंग चिल होता है वो आपके पास ऐसा प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से चैटरिंग टीथ होते हैं जिसको दांत बजना कहते हैं वो आपके पास होता है। तो चूँकि इन्फेक्शन आपके लंग्स के अंदर हो रहा है उसकी वजह से सीवियर चेस्ट पेन भी होता है, और चूँकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूजुअली जो फीवर होता है वो हाई ग्रेड का होता है। रैपिड ब्रीथिंग इसलिए होती है क्योंकि आपके पास वो जो एयर स्पेस होता है वो चूँकि कम हो जाता है, इसलिए आप लोग तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं। तो आप लोग जब इन ए, बी और सी को देखते हैं तो चूँकि सारे के सारे सिम्टम्स बैक्टीरियल नमूनिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन डी है, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। नाउ द सिम्टम्स ऑफ द वायरल नमूनिया आर, जब आपके पास बैक्टीरियल जो नमूनिया होता है और जो वायरल नमूनिया होता है, चूँकि दोनों के काजिंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं इसलिए उनमें जो सिम्टम्स होते हैं वो भी आपके पास डिफरेंट होते हैं। अभी वायरल नमूनिया के जो सिम्टम्स हैं आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है कि ड्राई कफ, ऑप्शन बी मसल पेन एंड वीकनेस, ऑप्शन सी फीवर एंड हेडेक एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जब आपके पास वायरल नमूनिया होता है उसमें यूजुअली आपके पास ड्राई कफ प्रेजेंट होता है, मसल पेन और वीकनेस भी होता है, उसमें फीवर और हेडेक भी होता है, इसलिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन डी है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ नमूनिया इज यूजुअली ट्रीटेड विद, जब नमूनिया हो जाता है तो उसको यूजुअली आप लोग किस तरह ट्रीट करते हैं। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक्स,
ऑप्शन सी एंटीपायरेटिक्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अभी नमूनिया में चूँकि फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन है तो चूँकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसलिए उसको ट्रीट करने के लिए आप लोग एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं। एनाल्जेसिक्स आपके पास वो ड्रग्स होते हैं जो पेन को रिलीव करते हैं, तो चूँकि नमूनिया के अंदर पेन भी प्रेजेंट होता है, इसलिए आप लोग एनाल्जेसिक्स को भी यूटिलाइज़ करते हैं ताकि पेन आपके पास कम हो। एंटीपायरेटिक उन ड्रग्स को कहा जाता है जो फीवर को या तो रिड्यूस करते हैं या उसको प्रिवेंट करते हैं। तो चूँकि नमूनिया में फीवर भी होता है, वो आपके पास बैक्टीरियल हो या वो आपके पास फंगल हो, इसलिए एंटीपायरेटिक्स को भी यूटिलाइज़ करते हैं। तो जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि बैक्टीरिया को आप लोग एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं, पेन को आप लोग एनाल्जेसिक से डील करते हैं, फीवर को आप लोग एंटीपायरेटिक से जाके डील करते हैं। तो चूँकि ये सारे के सारे सिम्टम्स आपके पास नमूनिया में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास ऑप्शन डी होगा कि आप लोग इन सब को ट्रीटमेंट में यूटिलाइज करते हैं। जो दूसरी डिजीज़ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के आपके बुक के अंदर है वो ट्यूबरकुलोसिस है। अभी ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ डिजीज़ काज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो जो आपके पास ट्यूबरकुलोसिस होता है वो यूजुअली इस बैक्टीरिया की वजह से, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, उसकी वजह से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादातर केसेस में लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन लंग्स के अलावा वो आपके बॉडी की और पार्ट्स को भी जाके इफ़ेक्ट कर सकता है। अब ये ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये आपके पास एक कंटेजियस डिजीज़ होती है। कंटेजियस डिजीज़ का मतलब ये है कि वो एक बंदे से दूसरे बंदे को जाके लग सकती है, वो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल को लग सकती है। अच्छा, जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स तक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो यूजुअली एयर के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे को टीबी है और अगर वो कफ करता है, खांसता है, या वो स्नीजिंग करता है, या वो बोलता है और आप उसके नज़दीक खड़े हैं, तो एयर की वजह से वो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं और वो आपके लंग्स को जाके इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली जो ट्यूबरकुलोसिस में मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, जिसमें डिजीज़ एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को लगती है, वो यूजुअली एयर के थ्रू जाके लग रही होती है। अगर इफ़ यू आर एक्सपोज, अगर आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को, अगर वो कफ करता है या वो स्नीजिंग करता है, सो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर ताकि आप लोग अपने टेस्ट करा लें। क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, इस चांसेस ये हैं कि आपको भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। अभी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर यूजुअली होता क्या है? ट्यूबरकुलोसिस के अंदर जो माइकोबैक्टीरियम होता है वो आपको ये आपके जो अल्विलाई होते हैं उनको जाके वो इन्फेक्ट कर रहा होता है। अभी अल्विलाई के अंदर जब आपका माइकोबैक्टीरियम पहुंच जाता है, वहाँ पे क्या करता है कि आपका जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है वो एक फेगोसोम के अंदर रेप्लिकेट करता है और वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। अभी इन दो टर्म्स को आप लोगों ने समझना है कि अल्वियोलर मैक्रोफेजिस क्या होते हैं और आपके पास ये जो फेगोसोम होता है वो आपके पास क्या होता है। जो आपके पास अल्वियोलर मैक्रोफेजिस होते हैं, ये हम लोग यूजुअली उन मैक्रोफेजिस को कहते हैं जो आपके अल्विलाई के अंदर उस टाइम प्रेजेंट होते हैं जब माइकोबैक्टीरियम उनके अंदर इन्फेक्शन काज करता है, इसलिए इनको अल्वियोलर मैक्रोफेजिस कहा जाता है कि वो मैक्रोफेजिस जो आपके अल्विलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अल्वियोलर मैक्रोफेजिस आपके अल्विलाई के अंदर उस टाइम प्रेजेंट होते हैं जब माइकोबैक्टीरियम वहाँ पे इन्फेक्शन करता है। अब ये जो मैक्रोफेजिस होते हैं ये क्या करते हैं कि वो इस बैक्टीरिया को जाके इनगल्फ कर देते हैं, और ये जो आपके पास इनगल्फिंग का फिनोमेना होता है इसको फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। अगर आपका मैक्रोफेज बैक्टीरिया को जाके इनगल्फ करता है, इस फिनोमेना को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। जब वो इनगल्फ हो जाता है, यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं कि आपका जो बैक्टीरिया है उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन का पोर्शन आ गया है, तो जो आपका बैक्टीरिया जब वो इस मेम्ब्रेन पोर्शन के अंदर होता है उसको फेगोसोम कहा जाता है।
अभी नॉर्मली आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है कि जब वो बैक्टीरिया को इनगल्फ करके फेगोसोम बना लेता है, आपके सेल के अंदर जो लाइसोसोम होता है जिसमें डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं, आपका फेगोसोम आपके लाइसोसोम के साथ कंबाइन हो जाता है और जो आपके पास स्ट्रक्चर बनता है उसको फेगोलाइसोसोम्स कहा जाता है। और फेगोलाइसोसोम्स के अंदर आपके लाइसोसोम के जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं वो उस बैक्टीरिया को डिग्रेड कर देते हैं, तो जो आपके पास इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो जाके ख़त्म हो जाते हैं। अभी माइकोबैक्टीरियम क्या करता है कि जब फेगोसाइटोसिस के थ्रू आपके पास एक फेगोसोम बन जाता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इस फेगोसोम को प्रिवेंट करता है लाइसोसोम के साथ इंटरेक्शन से। और जब आपका फेगोसोम लाइसोसोम के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता, इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो इस फेगोसोम के अंदर जाके रेप्लिकेट कर रहा होता है, वो अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा होता है और आपका इम्यून सिस्टम उसको जाके क्लियर नहीं कर सकता। अभी आपके पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड हो सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर दी रिस्क फैक्टर्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस। रिस्क फैक्टर का सिंपल मतलब ये होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, HIV इन्फेक्शन या डिजीज़ दैट वीकन द इम्यून सिस्टम। ऑप्शन बी, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। ऑप्शन सी, माइग्रेशन फ्रॉम अ कंट्री विद हाई नंबर ऑफ केसेस। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन ए है, चूँकि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, मतलब आप गरीब हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी कंजेस्टेड जगह में रह रहे हैं, आप किसी तंग जगह में रह रहे हैं और अगर वहाँ पे किसी बंदे को ट्यूबरकुलोसिस है तो वो कफ या स्नीजिंग के थ्रू इजीली आपको ट्रांसफ़र कर सकता है। ऑप्शन सी, माइग्रेशन फ्रॉम अ कंट्री विद हाई नंबर ऑफ केसेस। अगर वह किसी कंट्री में केसेस बहुत ज़्यादा हैं और आप उस कंट्री में चले जाते हैं या उस कंट्री से अगर आप लोग उस कंट्री से माइग्रेट करते हैं, तो चूँकि वहाँ पे ज़्यादातर इंडिविजुअल में ट्यूबरकुलोसिस है, तो आप चूँकि उन लोगों के साथ इंटरेक्शन में होते हैं तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो चूँकि तीनों केसेस आपके पास रिस्क फैक्टर हो सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास ऑप्शन डी होगा, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। नाउ हाउ डू यू गेट TB। आपकी बॉडी के अंदर TB किस तरह आ सकता है। ऑप्शन ए, थ्रू द एयर। ऑप्शन बी, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ऑप्शन सी, थ्रू पैस्चराइज्ड मिल्क। ऑप्शन सी, थ्रू ANC। अभी यूजुअली जो आपके पास TB ट्रांसफ़र होता है वो एयर के थ्रू जाके ट्रांसफ़र होता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से यूजुअली जो आपके पास TB होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि जो आपके पास TB के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो चूँकि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए जब आप लोग कफ या स्नीज करते हैं तो एयर के थ्रू जाके वो आपके पास ट्रांसफ़र हो सकता है। तो थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वो आपके पास ट्रांसफ़र नहीं होता। जब आपके पास पेस्चराइज्ड मिल्क होता है, वो चूँकि आप लोग उसको प्रॉपरली हीट कर जाते हैं और उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो चूँकि मर जाते हैं, इसलिए पेस्चराइज्ड मिल्क के थ्रू भी आपके पास TB ट्रांसफ़र नहीं हो जा। एंड ऑप्शन ए एंड सी के आपके पास थ्रू एयर भी हो सकता है, थ्रू पेस्चराइज्ड मिल्क भी हो सकता है। तो चूँकि इसकी वजह से नहीं हो सकता, इसलिए जो आपके पास ऑप्शन डी है वो भी करेक्ट नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो आपके पास ऑप्शन ए है कि जो TB आपको आपकी बॉडी के अंदर आता है वो एयर के थ्रू आता है, बिकॉज पीपल कैन गेट TB व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स, स्नीजेस, स्पीक, सिंग्स और लाफ्स। तो वो ये सारी चीज़ें चूँकि एयर के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, हाउ इज़ TB ट्रीटेड। TB को आप लोग किस तरह ट्रीट करते हैं। ऑप्शन ए, एंटीवायरल मेडिसिन्स। ऑप्शन बी, एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन सी, सर्जरी। एंड ऑप्शन डी, कीमोथेरेपी। तो चूँकि आपके पास ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसलिए आप लोग एंटीवायरल मेडिसिन्स को यूटिलाइज नहीं करते। यूजुअली जो आपके पास सर्जरी होती हैं वो आप लोग TB के लिए यूटिलाइज नहीं करते।
कीमोथेरेपी वो भी आपके जो टीबी होता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज नहीं होता, क्योंकि यूजुअली जो कीमोथेरेपी का टर्म होता है वो जब आप लोग कैंसर को ट्रीट करते हैं यूजुअली उसके लिए कीमोथेरेपी का टर्म मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं। अभी जब आप लोग एंटीबायोटिक्स के थ्रू जाके टीबी को ट्रीट करते हैं तो उसमें यूजुअली आप लोग डिफरेंट किस्म के एंटीबायोटिक्स को फॉर अबाउट 6 to 12 मंथ्स जाके यूटिलाइज करते हैं। एंटीबायोटिक्स की जो ट्रीटमेंट होती है टीबी के लिए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने रेगुलरली अपने मेडिसिन को यूटिलाइज करना है। अगर आप लोग जो एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट है अगर वो अभी आपके पास कंप्लीट नहीं हुई और बीच में जाके आप लोग उसको छोड़ देते हैं, इसमें चांसेस ये हैं कि आपका जो टीबी होता है वो रिटर्न हो जाता है। और जब टीबी आपके पास जब आपने एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट नहीं किया और दोबारा आपके पास टीबी की इन्फेक्शन हो जाती है तो यूजुअली वो जो टीबी की इन्फेक्शन होती है वो फिर रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग उनको बोलते हैं उसकी वजह से होती है, और उन रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिर ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए रिकमेंडेड यही होता है कि जब आप लोग एंटीबायोटिक्स को टीबी की ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज करते हैं आप लोगों ने रेगुलरली और जितने टाइम के लिए आपको बताया जाता है उतने टाइम के लिए आप लोगों ने उसको यूटिलाइज करना है। नाउ व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ द एक्टिव टीबी? ऑप्शन ए वेट लॉस, ऑप्शन बी नाइट स्वेट्स, ऑप्शन सी लॉस ऑफ एपेटाइट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो एक्टिव टीबी के अंदर वेट लॉस भी आपके पास होता है क्योंकि आपका जो एपेटाइट होता है वो जाके कम हो जाता है, और जब आप लोग खुराक नहीं ले सकते तो उसकी वजह से जो वेट लॉस होता है वो आपके पास हो जाता है। नाइट स्वेट्स मतलब रात में आपको पसीना भी आ सकता है बिकॉज ऑफ द एक्टिव टीबी। तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ हाउ टीबी कैन बी प्रिवेंटेड? अभी प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में डिफरेंस होता है। प्रिवेंशन हम लोग उस चीज़ को कहते हैं कि अभी आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ और आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको इन्फेक्शन ना हो। ट्रीटमेंट उसको कहा जाता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, अभी आप लोगों ने इन्फेक्शन को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहे हैं कि टीबी को आप लोग किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए वैक्सीनेशन विद BCG, ऑप्शन बी आइसोलेटिंग इन्फेक्शियस पेशेंट्स and improving hygienic conditions, option C using pasteurized and properly boiled milk, and option D all of the above. So आप लोग जो BCG की वैक्सीनेशन होती है वो भी टीबी की प्रिवेंशन में हेल्पफुल हो सकता है। जो इंडिविजुअल इन्फेक्शियस होते हैं उनको अगर आप लोग आइसोलेट करते हैं इसका मतलब ये है कि वो और इंडिविजुअल तक जाके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आपके पास कंडीशंस हाइजीनिक हैं इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से भी आप लोग टीबी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जब आप लोग मिल्क को लेते हैं उसको प्रॉपरली पेस्चराइज करते हैं और बॉयल करते हैं तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो चूँकि मर जाते हैं, इसलिए इस वजह से भी आप लोग टीबी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चूँकि ये तीनों चीज़ें आपकी टीबी की प्रिवेंशन के लिए यूटिलाइज होती हैं, इसलिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास ऑप्शन डी होगा, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। इसको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे।